से रोज आया कर। ना भी हे रिलैक्स। लास्ट टाइम आई गेस सब बात बंद कर। एवरीवन रिलैक्स बॉयज। उसी का एनीवेज। अच्छा यू आर नॉट फॉर ओसी, ओके ओके नो वरीज। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, लास्ट टाइम आपने कौन सा फंक्शन खत्म किया था? ऑर्गेनाइजिंग खत्म हो गया था। ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट? लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग। ओके नाउ व्हेन आई से स्टाफिंग, relax. Okay, girls. Now, when I say staffing, girls, relax. What is me? What does it mean? Now, generally ना कभी भी अगर हम लोग staffing function का बात करते हैं तो everyone feels कि भाई staffing मतलब putting the right person at the right place. But honestly, it's not that. Now, when I say staffing, it pertains to so many multiple activities which are associated to your human resource. ये फंक्शन में ना एग्जैक्टली अपने को समझेगा कि यार हाँ, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट इज एन ह्यूमन एक्टिविटी, एंड यहाँ पे वो जो ह्यूमन कॉन्ट्रीब्यूशन है या ह्यूमन एफर्ट्स जो लगता है, इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टिंग क्लियरली इन दिस फंक्शन. हाँ ये है कि अभी तक भी अपन ने कोई एक्शंस अंडरटेक नहीं किए, लाइक वी हैव जस्ट पुट द राइट पीपल एट द राइट जॉब, बट नॉट ओनली लुकिंग एट द फंक्शन विद राइट पीपल एट द राइट जॉब, उसके साथ और भी सारी चीजें हैं. मतलब इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले यू विल डिफाइन द एक्टिविटी, यू विल डिफाइन द जॉब. अकॉर्डिंगली व्हाट यू विल डू इज यू विल रिक्रूट पीपल. रिक्रूटमेंट के बाद होगा इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद होगा सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद उनका प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद उनको ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद उनका अगेन एक्चुअल फंक्शनिंग. उसके बाद अपन उनको रेम्यूनरेट भी करेंगे और रेम्यूनरेट करने के बाद उनको अपन रिटेन भी करेंगे. मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर एसोसिएटेड टू योर स्टाफिंग फंक्शन, राइट फ्रॉम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें आती है. ओके फिर रेम्यूनरेट करना, उनको क्या बोलते हैं, उनको रिटेन करना, सब कुछ आता है इसमें. पॉइंट क्या है? वी नीड द बेस्ट पीपल टू बी वर्किंग एट द बेस्ट पार्ट और एट द बेस्ट प्लेस टू गिव देयर बेस्ट. हाँ या ना? ओके एक और चीज, when we talk about staffing function, the need for staffing function is quite high when you have initiated your activities. जब starting में अगर आप देखोगे ना, तो starting में you will need people, you will have to train them, you will have to place them, you will have to remunerate, सब कुछ करना पड़ेगा. But it doesn't mean that कि staffing function is only limited to your initial या formation के time पे. Staffing function becomes a continuous function like your planning and organizing. Why? Because बाद में भी you will need people. You will need people. Why? Because maybe बाद में क्या होगा, समझो तुमने बिजनेस का एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन किया तो वहां पे लोग लगेंगे. सपोजेटली यू हैव हैड एन इंटरनल ट्रांसफर और समथिंग, तो उसके लिए होगा. मे बी ऐसा होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तो उनको रिप्लेस करने के लिए होगा. मे बी कोई जमा हो गया, उनको भी रिप्लेस करने के लिए लगेगा. मतलब staffing function does not limit itself during the inception of your activities. It is a continuous function. अच्छा, continuous में खाली appointment and placement का बात नहीं है. Even while people are undertaking your set of activities, you have appointed them and everything is going well, but उसके बाद भी आपको क्या टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है. हाँ या ना? इंटरनल ट्रांसफर्स होते हैं, yes or no? प्रमोशन वगैरह भी आता है. अच्छा, दिस इज वन पार्ट ऑफ स्टाफिंग. ये सब हो गया. दूसरा, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है ना, एंड इन मॉडर्न टाइम्स दिस इज क्वाइट एविडेंट. आई टेल यू
मॉडर्न टाइम्स में एंड अभी क्या होने वाला है मैं आपको दोनों बताता हूं. मॉडर्न टाइम्स में पीपल आर ऑल्सो शोइंग अ हाई परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. टर्नओवर मतलब उन लोग तुम्हारी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं. वाई? बिकॉज मे बी दे आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज, मे बी दे आर गेटिंग बेटर पेमेंट, बेटर टर्म्स. दूसरा, मेनी टाइम्स ऐसा हो रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द वर्किंग एनवायरमेंट एंड वर्किंग कंडीशन. होता है. ओके. तीसरा, व्हेन यू नो आपने देखा रहेगा कि competitors, there are competitors who actually want to recruit the best people working in their competitive agencies. मतलब समझो मैं कंपनी, एक कंपनी है, मेरे कंपनी में 2-4 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. This company will try to recruit them as well by giving them better opportunities. It's not that the employee is looking for better opportunity. इन लोग उनके सामने वैसा प्रेजेंट करते कि we will give you better opportunities to work. तो that is a big problem. ये जो आज की तारीख में चल रहा है. एंड मैं आपको बताऊं फ्यूचर में क्या होने वाला है. फ्यूचर मतलब इट हैज स्टार्टेड एंड आई विल टेल यू ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ने वाले हैं. बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, बढ़ने वाले हैं. बट पता है तुमको कैसा है? वाई डज नॉट इट कम इन दैट काउंट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल? बिकॉज सब जगह पे इन लोग ने क्या करना स्टार्ट कर दिया मालूम है? दे हैव स्टार्टेड टू एम्प्लॉय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ ये क्या बोलते हैं, एक अग्रीमेंट होता है. अग्रीमेंट फॉर से वन पर्टिकुलर एक तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव है या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तुमको अपॉइंट करते हैं. उसके बाद यू आर गुड विथ योर वर्क, यू वुड कंटिन्यू विथ सम अदर प्रोजेक्ट. बट एक प्रोजेक्ट के साथ तुम्हारा अगर हो गया तो देन यू आर नॉट लेड ऑफ बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड. तो तुम टेक्निकली देखोगे ना, दिस इज काइंड ऑफ एन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. टेक्निकली कि आज मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना, मैं ये प्रोजेक्ट के लिए था, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो कंपनी डज नॉट पुट इट अंडर अनएम्प्लॉयमेंट ना कि हमने ले ऑफ किया है. ले ऑफ नहीं किया है, प्रोजेक्ट खत्म होगा, तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम नहीं हो, तो यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड. तो वो जो ग्राफ बनता है ना, इंडेक्स बनता है, उसमें तुम अनएम्प्लॉयड नहीं हो. दिस इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. एंड कितनी जगहों पे एक्चुअल में वही हुआ जो अपना पता है लास्ट ईयर का एक डिस्कशन हो रहा था, हाउ डज टेक्नोलॉजी एंड हाउ डज साइंस इम्पैक्ट. तो आज कितनी जगहों पे मशीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कितनी जगहों पे एआई हैज टेकन ओवर ह्यूमन एफर्ट्स, हैज टेकन ओवर ह्यूमन क्रिएटिविटी, हैज टेकन ओवर ह्यूमन कैलकुलेशंस एंड अदर थिंग्स. जहां पे इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स वेर वर्किंग एंड फंक्शनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वर रेम्यूनरेटेड अकॉर्डिंगली, सब जगह पे एआई आ चुका है. एंड इट्स रियली मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर द पीपल एंड दैट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ. रिसेंट में गूगल ने कितने 2,500-3,000 इंडिया में लोगों को ले ऑफ किया. 3 दिन पहले ईवाई ने, अर्नेस्ट एंड यंग, बिग 4 ने 1,500 लोगों को ले ऑफ किया. एंड दिस इज ऑफिशियल ले ऑफ. जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे थे उन लोग का तो काम वापस मिला नहीं मिला भगवान को मालूम. दुनिया भर में काम बढ़ रहा है, दुनिया में बहुत सारी एक्टिविटीज लोग अंडरटेक कर रहे हैं. पीपल नीड सर्विस, पीपल नीड वर्क, ओके, बट उतने ही प्रोपोर्शनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है. सो नाउ द प्रॉब्लम विथ यू गाइस, जब 5 या 7 years डाउन द लाइन व्हेन यू वुड बी इन द मार्केट, कंपटीशन लेवल बहुत रहेगा. आई थिंक लास्ट ईयर भी मैंने तुमको एक चीज बोला था, इंडिया के लिए टाइम्स आर वेरी वेरी प्रॉमिसिंग राइट नाउ. बहुत प्रॉमिसिंग टाइम दिख रहा है, बट देन द अवेबिलिटी ऑफ वर्क एंड द वर्कफोर्स इज नॉट दैट मच. टाइम अच्छा है, टाइम इज रियली प्रॉमिसिंग, बट जितना रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, जितना दिख रहा है उतना है नहीं. सो भाई अगेन कॉम्पिटिटिव है, थोड़ा बेटर बनो सो दैट यू डोंट हैव टू फेस दिस अनएम्प्लॉयमेंट वाला प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज. बरोबर है. एनीवेज कमिंग बैक टू द स्टाफिंग फंक्शन. तो आई गेस तुम लोग को मीनिंग वाला पार्ट समझा. व्हाट आई सेड एग्जैक्टली स्टाफिंग में होता क्या है, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, उनका क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, रिटेनिंग, पर्टेनिंग, सब उसमें ही आता है. एंड दूसरा अपन ने क्या समझा कि तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स होता है. ओके यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड 3 चीजें गाइस. All the 3 factors are undertaken simultaneously in the organization. That is, starts with HRP, then results to HRM, and last में HRD. What is HRP? Human resource planning. Human resource. बरोबर है. ऑर्गेनाइजेशन ही प्लान करता है, उनको काम पे रखता है और उनके डेवलपमेंट के लिए सब फोकस करता है. सो दिस फंक्शन कंप्लीटली फोकसिंग ऑन योर ह्यूमन रिसोर्स. बरोबर है. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में अपन ने सब रिसोर्स को ऑर्गेनाइज किया. यहाँ पे वी आर ओनली फोकसिंग ऑन व्हाट, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द ह्यूमन रिसोर्स. समझा?
एवरीवन, चलो फटाफट मीनिंग देखते हैं क्या. व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग इज अबाउट बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स. यस और नो? थ्रू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, डेवलपमेंट, रिटेंशन एक्सेट्रा. हाँ या ना, सब कुछ आ जाता है उसमें. नाउ इट फोकसेस ऑन मैनेजिंग योर ह्यूमन रिसोर्स एंड इट्स वेरी वाइटल फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. ओके, एड्रेसिंग टू द फैक्टर्स लाइक प्रमोशन, ट्रांसफर्स एंड वैकेंसीज. मैंने बोला ना स्टार्टिंग में नहीं, आगे भी तुमको इसकी जरूरत पड़ सकती है. क्यों? बिकॉज समझो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में किसी का तुमने प्रमोशन किया, किसी को तुमने ट्रांसफर किया, या कोई छोड़ के ओढ़ के जाता है, वैकेंसीज हो जाती है, तो यू विल ऑल्सो रिक्वायर योर स्टाफिंग फंक्शन टू बी देयर थ्रू आउट. ओके, अल्टीमेटली स्टाफिंग एंश्योर्स व्हाट? वी पुटिंग द राइट पीपल एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम. यस और नो? फॉर द राइट पर्पस. यस और नो? बाय प्रोवाइडिंग देम विद प्रॉपर कॉम्पनसेशन. आज के तारीख में लोग बहुत दे आर वेरी सेंसिटिव. सेंसिटिव फॉर व्हाट? सेंसिटिव फॉर द कॉम्पनसेशन पार्ट. कॉम्पनसेशन इन द सेंस, इफ यू डोंट पे देम राइट, इफ यू डोंट पे देम अप्रोप्रिएटली, उन लोग को है ना सीधन छोड़ वोड़ देते ऑर्गेनाइजेशन. दे बिकम वेरी सेंसिटिव टू, यार उधर तो इतना मिल रहा है, इधर बहुत काम करवाया जा रहा है, इन लोग अपने पेमेंट टर्म्स में दे आर नॉट गुड. ये सब चीज़ों से ना फिर छोड़ के जाते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट रेम्यूनरेटिव एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैं सब बताऊँ, सब फील्ड में ऐसा है. सब मतलब सब फील्ड में ऐसा है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रिंसिपल्स. मैंने बोला था 90% से ज्यादा लोगों को पैसे से मतलब है, काम से नहीं. यस और नो? सो यू अंडरस्टैंड द कॉम्पनसेशन पार्ट, राइट? चलो नेक्स्ट, फटाफट इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं. ओके, डेफिनेशन गिवन बाय थियो हेमन. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, 5 थिंग्स को याद रखना है. व्हाट इज स्टाफिंग? द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू व्हाट? रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर डेवलपमेंट, फिर ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट मैनेजर्स. वापस, व्हाट इज स्टाफिंग फंक्शन? स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू व्हाट? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड compensation of the subordinate managers. Definition given by Theo Heyman. Okay, simple. चलो फटाफट इसके फीचर्स पे जाते हैं अपन एवरीवन. सबसे पहला, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन. नाउ व्हाट दे सेज, अभी तक का जितना भी आपने मैनेजमेंट अंडरटेक किया ना, अभी तक का कितना क्या मैनेजमेंट किया तुमने, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग. नाउ ये दोनों चीज आपका वेस्ट हो जाएगा इफ यू डू नॉट पुट द राइट पीपल एट द राइट जॉब, यू डोंट ट्रेन देम अकॉर्डिंगली एंड यू डोंट एक्सप्लेन देम व्हाट देयर रोल इज. बरोबर है? पूरा का पूरा प्लानिंग और उस बेसिस पे जो तुमने ऑर्गेनाइजिंग किया था, ये दोनों चीज अल्टीमेटली कौन एग्जीक्यूट करने वाला है? तुम्हारा स्टाफ. सो योर स्टाफिंग फंक्शन देन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर योर इफेक्टिव अचीवमेंट ऑफ द गोल लेटर ऑन. एंड अभी तक का जितना मेहनत किया तुमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में, दोनों साइड का तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा. यू विल बी अनसक्सेसफुल इफ यू डू नॉट अंडरटेक द स्टाफिंग फंक्शन वेल. सी क्या बोल रहे हैं इन लोग कि इट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो अभी तक किया है, एंड आगे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. क्योंकि डायरेक्ट भी तुम अपने सबऑर्डिनेट्स को ही करने वाले हो और कंट्रोलिंग भी तुम तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटी को करने वाले हो. सबऑर्डिनेट्स का अपॉइंटमेंट तुम्हारे ये फंक्शन में होने वाला है. यस और नो? व्हाट दे से, अ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स इज ऑलवेज गोइंग टू एक्ट एज योर व्हाट? वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गर थिंग्स. सी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स. सो व्हाट दे से, एन एफिशिएंट एंड एन कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स enables efficiency throughout all the क्या बोलते हैं key areas of your organization like production, sales, marketing, finance. हर तुम्हारे फंक्शन, हर एक्टिविटी में इफ यू हैव अ कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, इट विल क्लियरली रिफ्लेक्ट विथ योर सक्सेस. अगर कहीं पे भी कोई नॉन कॉम्पिटेंट पीपल है या अनडिजर्विंग पीपल है, फिर भी तुमने अगर उनको रखा है, तो वो काम या वो सेट ऑफ एक्टिविटीज तुम्हारी अफेक्ट होगी. तो आज सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस वही करते, दे आर कीपिंग द बेस्ट पीपल एट द राइट प्लेस. यस और नो? एंड एट द राइट टाइम. एंड दैट्स व्हाट स्टाफिंग फंक्शन डज. राइट? नेक्स्ट, ये पॉइंट रिपीट है क्या? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. बट कौन सा रिसोर्स? यहाँ पे हम लोग एक ही रिसोर्स पे फोकस कर रहे हैं. कौन सा? बरोबर है. यहाँ पे वी विल नॉट टॉक अबाउट अदर रिसोर्सेज. हाँ, ये हो सकता है कि इफ यू हैव द बेस्ट पीपल वर्किंग फॉर यू, मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इफ यू हैव अपॉइंटेड द राइट पीपल, okay, you are focusing on optimal utilization of your human resource, you know what it results into? It results into these humans, your human resource, making sure that the resources that they are associated to, they also utilize those resources in the most optimum manner. समझा कि नहीं समझा? आज अगर मैं मैनेजमेंट हूं, ठीक है, मैंने तो सब रिसोर्स को ऑर्गेनाइज किया, इंक्लूडिंग यू गाइस, यू आर माई ह्यूमन रिसोर्स. सो इफ आई एम appropriate in my human resource management, okay, for your execution you will require the other resource जिसको भी मैंने organize किया है. But when I talk about staffing function, having the right people will help me to understand that these human resource, when they are utilizing the other set of resources, that also is done in an optimum manner. नहीं तो अगर तुम्हारे इसमें अगर सही इंसान सही जगह पे नहीं है ना, जो भी रिसोर्सेज तुम लोग यूज करोगे वो तो वेस्ट, तुम्हारा मेरे को ये जगह पे अपॉइंट करना भी वेस्ट हो जाएगा. समझा? सो व्हाट इज स्टाफिंग फंक्शन राइट नाउ एग्जैक्टली पर्टेनिंग टू कि यू नीड टू हैव द बेस्ट पीपल वर्किंग फॉर यू. सी, क्या स्टाफिंग इंश्योर्स दैट एफिशिएंट यूज ऑफ वर्कफोर्स और वर्कफोर्स रिसोर्स इज अंडरटेकन. बरोबर है? क्या क्या आता है इसमें? सब कुछ. इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्लेसमेंट,
फिर रेम्यूनरेशन, और उनका लास्ट में अपन क्या करते हैं, उनको रिटेन भी करते हैं. रिटेनिंग लिखना गाइस हर आंसर में. व्हाई? बिकॉज एज आई सेड, अभी के एम्प्लॉइज थोड़े कंजर्वेटिव है, उन लोग क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, एंड दैट्स व्हाट यू डोंट वांट. ओके, सो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा, यस और नो. देयर बाय अगर तुम उनका प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क वगैरह कर रहे हो तो इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट? इट रिजल्ट्स इनटू appropriate division of work, and you are not overloading them with work. Yes or no? So as an organization, if you have an optimal utilization of human resource, will improve your organizational efficiencies and performance and progress. हाँ या ना? सही लोग सही काम पे सही रिसोर्स के हिसाब से काम कराओ, उनको प्रॉपर्ली ट्रेन वेन करो, उनको काम पे रखो, और देन यू सी not only your organization develops and grows, your human resource and your overall development also is ensured. Okay, next, builds cordial relationship. ये भी तुमने देखा है कहाँ पे? See again, when you have the right people at the right job, काम देने वाले को और काम करवाने वाले को, आई मीन काम करने वाले को और काम करवाने वाले को, दोनों के लिए अच्छा हो जाता है. समवेयर डजंट इट डेवलप कॉर्डियल रिलेशनशिप्स? अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था. ऑर्गेनाइजेशन में वन ऑफ द बिगर चैलेंजेस टू मेंटेन व्हाट? हार्मनी एंड पीस बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज. हाँ या ना? 2-3 पॉइंट में आया था. मेंटल रिवॉल्यूशन में भी आया था, यस और नो. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में भी आया था, यस और नो. इन लोग क्या बोल रहे थे कि एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए. वन, एक दूसरे के साथ मतलब एम्प्लॉय का, ग्रुप का, टीम का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट का. नाउ व्हेन आई से आई हैव अपॉइंटेड द राइट पीपल एट द राइट जॉब, ऑब्वियस है मेरा और तुम्हारा रिलेशन तो मेरे पे मैं कैसा उसको रखता हूं, मेंटेन करता हूं. चलो दैट इज डन. विथ यू गाइज ऑल्सो, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप एंड अ टीम, बरोबर है. इफ ऑल ऑफ यू आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्रूट, आई मीन ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन विल स्टार्ट टू परफॉर्म एज पर देयर रोल्स. नाउ वंस यू हैव बीन परफॉर्मिंग एज पर योर रोल्स, इट इज क्रिएटिंग अ वेरी हेल्दी एनवायरमेंट टू वर्क. या अपन ने सेकंड प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, कि कहीं पे भी फिर झगड़े वगैरह नहीं होते. इट फॉस्टर्स हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट. इट ऑल्सो रिजल्ट्स इनटू दैट कॉम्पिटिटिव बिहेवियर अमंगस्ट ऑल द एम्प्लॉइज. यस और नो? तो यहां पे भी वही हो रहा है ना कि सबका एक दूसरे के साथ एक रिलेशन बहुत मेंटेन हो रहा है, अच्छे से डेवलप हो रहा है, एंड दैट्स व्हाट यू वांट. कहीं पे भी ना अपने को ऐसा नहीं चाहिए कि अपना रिलेशन खराब हो. रिलेशन के बेसिस पे तुम्हारा काम बिगड़ता है, काम बिगड़ा तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बिगड़ता है. वी डोंट वांट दैट. Yes or no? So what is required? You have the best people, you have the right people. Okay, make sure that they are working to their full potential, and most importantly क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि you are working with complete harmony. There is no there is nothing which is discording your relationships. क्योंकि अगर तुम्हारे बीच में रिलेशन खराब है या मेरे और तुम्हारे बीच में रिलेशन खराब है, it will directly reflect at the performance of the organization, which can be very very wrong or bad, right? See, what does staffing function fosters? It fosters healthy working relationships amongst all the employees working at different levels. Yes or no? When you have a strong human connect or a relation, it facilitates better communication and coordination. सीधा बात है ना. कोई भी दो या दो से ज्यादा लोग हैं, अगर उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है ना, वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा उनके परफॉर्मेंस में. अभी तुम तुम्हारे ग्रुप और तुम्हारे फ्रेंड्स की भी बात कर लो या ऑर्गेनाइजेशन में उन लोग प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहे, दोनों जगह पे ऐसा ही होता है. ओके, राइट? इसके लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं मालूम है? जस्ट टू इंप्रूव ऑन द कॉर्डियल रिलेशनशिप्स अमंगस्ट द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एंड अमंगस्ट द सबऑर्डिनेट्स, many organizations have resorted to having, you know, impersonal relationships beyond the organization, where the organization itself organizes certain activities and functions. मतलब जैसे I know some people, जैसे अभी एक कजिन है मेरा, वो TL है, टीम लीडर है. उसके से बात होता है, वो बोलता है कि एवरी मंथ आई विल ऑर्गेनाइज वन लंच विथ माई टीम. मतलब उसके नीचे 10, 12, 15 जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए एक वो लंच ऑर्गेनाइज करेगा, बरोबर है, जहां पे दैट टीम पीपल अपार्ट फ्रॉम देयर ऑफिस आवर्स या बियॉन्ड द ऑफिस, दे आर एबल टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप, एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, जिससे उनका परफॉर्मेंस में वो क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है. बड़ी बड़ी कंपनीज में व्हाट दे डू, दे ऑर्गेनाइज सर्टेन इवेंट्स. एनुअल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, कि बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो यू हैव अ गुड रिलेशन टू मेंटेन, यू कैन डेवलप. एंड कैसे मालूम है? ये जब बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन, जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में ऐसा रिलेशन डेवलप होता है ना, वो सीधा काम में रिफ्लेक्ट करता है. इट इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन देयर वर्क. अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है कि नहीं? अगर अंडरस्टैंडिंग बेटर है, सच बोल रहा हूं, एफिशिएंसी बहुत बेटर हो जाती है, राइट? सी, strong human relationships, what do? They facilitate better communication and coordination of managerial efforts, wherein it will promote what? Smooth and very efficient operational environment, right? Next, helps human resource development. मैंने उधर लिखा था मालूम है, HRM, HRP और HRD. जब तुम प्रॉपर प्लानिंग करते हो, उस हिसाब से अपॉइंट करके उनको मैनेज करते हो, लास्ट में क्या होगा? एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर फोकसिंग ऑन योर
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. क्यों? मैं एक बात बताऊं. सपोज इफ आई एम अ मैनेजर एंड अपॉइंटेड यू गाइस, somewhere your development is my responsibility, providing you with such opportunities is my responsibility, to create that environment where you feel like yes you are a part of this organization is again my part of responsibility. Yes or no? And जब इतनी responsibility मेरे पे in regards to my subordinates, my human resource, तो मुझे बहुत अच्छे से execute करना पड़ेगा. तो स्टाफिंग फंक्शन में खाली इतना ही नहीं है कि लोगों को काम पे रखा, ट्रेनिंग वेनिंग दिया और काम करवाया. नहीं, उसके बाद भी you have to focus a lot on the development of your human resource. नहीं तो सीधा बात है, if an employee feels कि वो stagnated हो गया, वो छोड़ के चले जाएगा. समझ रहा है? And that's what you don't want. Okay? See, for any organization, experienced employees are always an asset. हाँ या ना? So जब आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हो तो इट इंस्टिल्स व्हाट? इंस्टिल्स मतलब इट इनकलकेट्स ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड ट्रेन्स द वर्कफोर्स. अब नया नवेला ऑर्गेनाइजेशन में कब समझो कोई वर्कफोर्स आया है, ग्रुप ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हुए, तो यू नो the training does not only expose them about how the work is being undertaken or doesn't train them about how the work is undertaken, it also helps them to understand the culture. अब आप बोलोगे सर इन द सेंस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है, मालूम है, जिस कल्चर को इन लोग बिलीव करके फॉलो करते हैं. आई गेस मैंने तुम लोग को टाटा कंपनीज का एक कल्चर बोला है कि जो भी हो जाए वहां पे ना एफिशिएंसी प्लस ऑनेस्टी बहुत मेंटेन होता है, वहां पे एथिक्स को बहुत माना जाता है. मतलब एक घटिया से घटिया इंसान भी जाएगा ना जो एक बहुत बेकार वाला माइंडसेट है, एक बेकार वाली एटीट्यूड या फीलिंग रखता है टुवर्ड्स एवरीवन, लाइक मे बी यू नो इज नॉट अनएथिकल विद हिज प्रैक्टिस, वहां पे एक ऐसा कल्चर ही डेवलप हुआ है, उनके अंदर वैसी ट्रेनिंग ही इंस्टिल की गई है वेर इन दे विल मेक श्योर कि देयर पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस इज वेरी एथिकल विथ रिगार्ड्स टू देयर कस्टमर्स. तो स्टाफिंग फंक्शन में यही होता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को, यू जस्ट डोंट ट्रेन देम और यू जस्ट डोंट प्रोवाइड देम विद अपॉर्चुनिटीज, यू आर मेकिंग देम यू नो लाइक यू नो फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए आप सब कुछ कर रहे हो. एंड see when an employee is working in an organization और जैसे ये सब चीजें होती है ना for his development, उसके अंदर क्या आ जाएगा? this one feeling of being loyal and being very honest with the organization. फिर उसकी longevity with your organization would be very very long. वो छोड़ेगा नहीं, समझा? because you have given such a platform wherein they are feeling comfortable and happy working, तो वो कभी छोड़ेगा नहीं. okay right? see, so it will help you to install, like the staffing function will install organizational culture, train the workforce accordingly and ensure there is a smooth functioning and operations. Yes or no? Next, helps in effective utilization of technology and other resources. अभी मैंने तुमको बोला, मालूम है कि अगर मैं सही लोगों को मैं अपॉइंट करता हूं एज फार एज स्टाफिंग फंक्शन इज कंसर्न, फिर जब मैं आपको काम दूंगा काम करने के लिए, एंड I'll expose you guys to the other set of resources which you need to use for the अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स और फॉर अंडरटेकिंग योर सेट ऑफ एक्टिविटीज. वो भी सही कब होगा? जब सही लोग यहां पे है ना. अगर यहां पे ही सही लोग नहीं है, इफ आई डू नॉट हैव द राइट पीपल वर्किंग फॉर मी, वॉट एवर अदर रिसोर्सेज आई गिव यू, इट्स ऑल गोइंग टू बी अ वेस्ट, इट विल बी अ डिजास्टर. वो बोलते हैं ना गधे के हाथ में बांसुरी दे देना, भैंस के आगे बीन बजाना, वैसा काम हो जाएगा. मेक्स नो सेंस. ओके, सो स्टाफिंग फंक्शन, having the right people is very important because you have even put a lot of money with other resources. वो resources का utilization करने के लिए you need proper people, you need to train them accordingly. See, trained employees will make sure that they are utilizing the resources and the latest technology, yes or no, plus the other capital material like your machinery, tools, equipments and the work methods which will enhance the organizational competitive strength. हाँ या ना? आज अपन इंडिया की बात करते हैं. As far as defense products are concerned, we have the best of them. बट अगर लोग ही अपने पास ऐसे नहीं होते तो मतलब होता? टुडे वी आर रिजॉइसिंग दैट द वॉर इज ओवर. टुडे वी आर शोइंग आवर पार्ट ऑफ सैडिस्टिक हैप्पीनेस कि भाई उनकी बहुत बैंड बजी, अपन ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया. ये नुकसान और ये सब कब पॉसिबल होता? वी हैड द इंस्ट्रूमेंट्स, है अपने पास वो रिसोर्स. इफ वी डिडंट हैव द पीपल टू फ्लाई दोज प्लेन्स और ऑपरेट ऑन दोज मशीन्स एंड अदर सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, कुछ मतलब होता? होता कि नहीं होता? आई डोंट नो, लास्ट 3-4 साल पहले एक चीज हुआ था, मालूम है, वेयर वन ऑफ आवर फ्लाइट कमांडर अभिनंदन, नाम सुना है? उसका स्टोरी मालूम है? उसका व्हाई वाज ही सो मच इन मीडिया एंड इन फोकस? क्या हुआ था तुमको एग्जैक्टली पता है? अपने को इतना ही मालूम है क्या कि उसका प्लेन क्रैश हुआ, ही लैंडेड अप इन पाकिस्तान एंड फिर उसको टॉर्चर वॉर्चर दिया, बाद में छोड़ दिया. And we were ever thankful to Pakistan. Why? Because they had the option to kill him. टॉर्चर बहुत किया, उसको मारा वारा, बंदे ने एक शब्द नहीं बोला. Obviously, why do you capture anyone? Because है कि नहीं? सब लोग वही करते हैं.
But why was he appreciated so much? I'll tell you. Flight commander. क्या फ्लाई कर रहा था? He was flying a MiG-21, which is a very small and a compact third generation plane. उसने जिसको चेस किया ना was a fourth generation fighter plane of Pakistan, और वो supersonic plane था. 9 out of 10 times the MiG-21 has to fail. The only way a MiG-21 can shoot down that fourth generation supersonic plane from US is when वो plane becoming a complete shadow and runs parallelly down to that plane. ये सुपरसोनिक प्लेन है. MiG-21 की पेस नहीं है, इतनी स्पीड नहीं है. हाँ, इसका बोलते हैं ना पावर है लेकिन इतनी स्पीड नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस पर्सन कि उसने क्या मतलब अल्ट्रा लेवल का उसने बोलते हैं ना ही बीइंग अ फ्लाइट कमांडर ऑब्वियसली अल्ट्रा लेवल का उसने अपने स्किल्स का यूज किया. 9 out of 10 टाइम्स में वो बंदा फेल होना है बिकॉज इट्स बेटर इक्विप्ड, इट्स फास्टर, उसका रेडार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि तुम आजू बाजू भी उसके आए तो तुमको सेंस कर लेगा एंड यू विल बी शॉट. बट बंदा उनको चेस करता है उनके कंट्री में जाके, कम सो पैरेलली डाउन फ्लाइंग लाइक अ शैडो. ये बेचारा ब्लाइंड स्पॉट में, इसको मालूम ही नहीं है, और यहां से उसको शूट करता है. बट उसका कोलैटरल डैमेज क्या है? ये इसको शूट करेगा तो ये भी गिरेगा. ही वॉज रेडी फॉर दैट. उसके लिए हैप्पीनेस ये था कि MiG-21 ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को उड़ाया. दैट्स व्हाई ही इज अप्रिशिएटेड सो मच. उसके बाद जो हुआ दैट इज डिफरेंट. बट पहले इसने ये काम किया. मैंने क्या बोला? MiG-21 है बढ़िया, चलाने को इसको आ रहा है. नीड दैट ट्रेनिंग, यू नीड दैट टैलेंट. समझा? और ही वेंट बियॉन्ड हिज टैलेंट, ट्रस्ट मी. आज सच बोलता हूं, वो MiG-21 के लायक नहीं था भाई. उतने बड़े बढ़िया लेवल का बंदा यू नो इज अ कमांडर. बाद में तो बहुत टॉर्चर किया, उसको मारा, पता नहीं मैं तो चाय वाय पिलाया. दैट्स वेरी डिफरेंट. टॉर्चर किया उसको, दैट दोज थिंग्स नेवर कम आउट, बट ही नेवर अटर अ वर्ड. मतलब द टैलेंट इज नॉट जस्ट वन थिंग, दूसरी सारी चीजें भी तो थी ना. He would have given up, he would have said all the secrets and all. अपनी लाइफ के लिए बोलता, मेरे को बोला मार दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. I am very loyal to my country. अब ये लॉयल्टी यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एम्प्लॉइज कैन एनी टाइम शो देयर टर्नओवर. छोड़ के चले जाएंगे फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी, छोड़ के निकल जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा. समझा? सो हैविंग द बेस्ट पीपल, making sure that they are utilizing the best resource and best technologies and whatever other set of resources you are giving. For that also staffing function is very important. You have to train them accordingly. Barobar hai? See, so yeah, what I'm saying is, so trained employees are always effective for their utilization of latest technology, capital, material and other work methods, enhancing the organizational competitive strength. है कि नहीं? आज भी मैं बोल रहा हूं, we are praising with the defense products that we have, but we never gave the equal credit to our war heroes. एक बहुत बड़ा बात था guys, we never had a casualty, at least when we flew to their country. तुमको इसका मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? वो ब्राह्मोस का जो कल वापस लॉन्च हुआ, we use that, पता है ना? You know why is it so famous? जाने दो, अपना लाइफ अलग ही चल रहा है. नाम भी नहीं सुना रहेगा ना, इट्स ओके. उसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूपी में सेटअप किया गया. इट्स अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी. पता है उसका व्हाट व्हाई इज इट सो फेमस? इट इज अ मिसाइल विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय एनी फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी. अच्छा, यही तो हुआ पाकिस्तान के साथ. उनको समझा ही नहीं कि किधर से अपना एयर अटैक हो रहा है. ना उनका रेडार उसको डिटेक्ट कर पाया, ना उनको कभी कुछ समझ में आया. And that's where now it is very clear in front of the world that India is the only country after Russia which has such a supersonic missiles which cannot be detected by any technology. किधर से लाया? वो बांडुप में एक स्टेशन है, वो एक है. ये मत हंसो यार, फिर लोगों को तुम जगह देते हो. Someone is sleeping around, उसको चमाट मार के उठाना पड़ता है. Relax. Russia was the first country to manufacture such missiles. India is the second country. पाकिस्तान वाले को समझा ही नहीं किधर से मिसाइल्स आए.
नहीं तो एक मिसाइल तो इंटरसेप्ट करते, और इनको वॉर करना था अपने साथ. That's a fact. They were not. I don't know for what reasons did they start a fight. मतलब आग लगी है बस्ती में, पाकिस्तान भाई मस्ती में, ऐसा चल रहा है. अरे उनको पाकिस्तान पूरा नहीं है उनका. हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 5 years. पाकिस्तान वुड बी डिवाइडेड इनटू 5 स्मॉलर स्टेट्स. I mean states in the sense 5 different small parts or small countries. एक ही चीज से बच गए. The only thing which left, I mean which helped them to be safe, and ना बहुत कम डिफरेंस था, बहुत कम टाइम बचा था. अगर वो 5 बजे उन लोग साइन नहीं करते ना सीज फायर, 7 या 7:30 बजे इंडिया टाइम में अपन कराची को बॉम्ब करने वाले थे. एंड अगर कराची बॉम्ब हो जाता ना, it would have been like Pakistan khatam. It's their backbone. That was a momentary thing. वो क्या होता है ना, ऑर्डर्स पहुंचते नहीं तो पीपल आर कंटिन्यूइंग विद देयर एक्ट. फिर वो मैसेज पहुंचता है. दे और वो सीज फायर में ऐसा भी हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि वो सीज फायर के आड़ में a lot of terrorists have entered India. And अपने को मालूम नहीं है the damage which was there in Kashmir. अपने को आइडिया भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है. बट देर आर मोर देन 150 people who have died in Kashmir alone, civilians. उनके कितने मरे उसको अपने को नहीं पता, बट अपने इतने मरे वो कंफर्म है. बट इट विल नेवर कम आउट. द गवर्नमेंट विल नेवर लेट इट कम आउट. दिस इज कोलैटरल डैमेज. होता ही है. ये टेररिस्ट लिटरली घर घर में जाके पानी वानी मांग रहे थे जस्ट टू काउंट एट द नंबर ऑफ पीपल. उधर के लोगों को बोला गया था कि कोई भी आएगा तो उनको पूछना आईडी वाईडी, क्योंकि उन लोग मिलिट्री के ड्रेस में आए थे. तो एक जन ने तो लिटरली बोला कि आपका मिलिट्री आईडी किधर है. वो बोला अभी नहीं है, रात को बताऊंगा क्या है हमारा आईडी. और वो धमकी देके गए. पता नहीं उसने दूसरा दिन दैट पर्सन सॉ और नॉट. बहुत हालत खराब है उधर. वही बोल रहा हूँ, अपने को कभी मालूम नहीं पड़ता ये सब. बेटा अपने रिजल्ट को देख के सेम करना. सो अपने को है ना, आई नो इट्स वेरी इजी टू से यार क्यों रोका, अब वी वर दिस क्लोज, खत्म हो जाता, अपन बैंड बजा देते ये वो. द स्टोरी इज नॉट दैट. द स्टोरी इज ह्यूज. बहुत सारी चीजें उसमें. ओके एनीवेज चलो नेक्स्ट. रिलैक्स. इंप्रूव एफिशिएंसी. अगेन व्हाट हैपेंस विद स्टाफिंग फंक्शन. कैसे एफिशिएंसी अच्छी होती है और बेटर होती है. सी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या करता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज नॉट ओनली फॉर देयर ओन सेल्फ इंप्रूवमेंट, बट अगर उन लोग बेटर होते हैं तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल इंप्रूवमेंट भी कंफर्म हो जाता है. यस और नो. नाउ क्वालिटी एम्प्लॉइज आर अक्वायर्ड थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस while performance levels are enhanced through efficiency, training initiatives, etc. मतलब see training is one aspect. ट्रेनिंग दिया आपने, उनको कॉम्पिटिटिव बनाया, आपने उनको बेटर किया, दैट इज वन साइड. बट गिविंग देम प्रॉपर इक्विपमेंट्स या इक्विपिंग देम विथ सर्टन अदर थिंग्स, अदर सेट ऑफ रिसोर्सेज विल हेल्प देम कंप्लीट देयर टास्क्स. बरोबर है. मतलब ट्रेनिंग दिया वो एक चीज है, लेकिन उनको काम करने के लिए वो प्लेटफॉर्म और काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो भी आपको उनको देना है. सो यू हैव टू नॉट जस्ट मैच द पर्सन विद द जॉब, यू हैव टू मैच द पर्सन विद द टूल्स, विद द इक्विपमेंट्स एंड गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन अंडरटेक द सेट ऑफ एक्टिविटीज, जिससे उनकी और ऑर्गेनाइजेशनल दोनों की एफिशिएंसी बाहर रिफ्लेक्ट होती है. ओके सोए बेटा इधर लेक्चर चालू है. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म इफेक्ट. नाउ व्हेन आई से लॉन्ग टर्म इफेक्ट मतलब क्या. देखो कैसा है मालूम है, शॉर्ट रन में ना द मैनेजमेंट इज रियली पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. कैसे आप लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो, उनके पीछे मेहनत कर रहे हो, राइट. नॉट एवरीवन इज रिटेन्ड, नॉट एवरीवन टर्न्स आउट टू बी दैट मोस्ट प्रोडक्टिव. ओके बट अगर शॉर्ट रन में तुमने इतना मेहनत कर लिया, शॉर्ट रन में तुमने इनको ऐसा ट्रेन किया, डेवलप किया, प्लेस किया, उनके ऊपर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली, उनके ऊपर ट्रस्ट भी डाला, long run it is going to be helpful to you only. Why? Because once they become competitive enough, once they start to get settled with their activities and functions, it is directly going to reflect from the performance of these people only. Yes or no? जिससे क्या होगा, जिससे फायदा तुम्हारा ही होने वाला है एज एन ऑर्गेनाइजेशन. यस और नो. आज मेरे को तुम अगर प्लेटफॉर्म दोगे तो वो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ही मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊंगा.
So for me to deserve that platform, उसके पहले management has to put a lot of efforts on me, right? मेरे को train वेन करना है, मेरे को develop करना है, मेरे को सब equipments सिखाने समझाने सब करने हैं. Once I have become that, I'll be able to. So short run में management has to put a lot of efforts on the subordinates. Longer run में तुम्हारा फायदा होने वाला जब वही लोग तुम्हारे साथ long term के लिए काम करेंगे. See, a qualified, efficient and still skilled workforce is a huge value. I mean, so it's a huge value asset for any organization. Now, through proper employee selection, training and all, organizations are guided towards the path of success, resulting in their long term. वही बोला ना, सही लोग आ गए और सही तरीके से काम किया तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारा ही फायदा होने वाला है. ओके, नेक्स्ट, एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन. दो चीजें. वन, बहुत सारे टाइम है ना मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज को समझता नहीं है कि मैनेजमेंट को नहीं समझता कि एम्प्लॉय व्हाट डज ही ब्रिंग टू द टेबल. एम्प्लॉयज को क्लैरिटी नहीं है कि उनका रोल क्या है. नो, दोनों जगह पे कैसा है मालूम है? दोनों जगह पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पे मैनेजमेंट गिव्स अ वेरी, बोलते हैं ना, क्लियर मैसेज और अंडरस्टैंडिंग टू द सबऑर्डिनेट्स के भाई तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये काम है, योर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर गोइंग टू मेक दिस डिफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन. जब तक तुमको तुम्हारी खुद की वैल्यू नहीं समझती ना, तब तक तुम कभी परफॉर्म में काम नहीं करने वाले हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन वैल्यू. बरोबर है? यहां पे भी सेम ही बोल रहे हैं क्या? इट इज, सॉरी, टू शो व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशंस यू कैन ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन. तुम क्या वैल्यू लेके आते हो. अच्छा, अब ये एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी कैसे आएगा? सपोजेटली इफ यू आर द सबऑर्डिनेट्स and if I'm wanting to make sure that you bring your best, I from my side, apart from giving you a platform and other set of things, I also need to motivate you. अब मोटिवेशन कैसा आएगा? खाली पगार दे के आएगा या खाली अच्छा कंडीशंस दे आएगा? आई मीन अच्छे कंडीशंस देने से आएगा काम करने के लिए? नो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, these two things are divided into two things. मतलब the motivation part is divided into two, that is monetary and non-monetary. Monetary means पैसे के incentives, जहाँ पे सैलरी, वेजेस, बोनस, इंक्रीमेंट सब आप उनको देते हो टू मोटिवेट देम. नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में यू बहुत सारे टाइम सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं या उनको अप्रिशिएट करते हैं मेडल्स या ट्रॉफीज वगैरह देके, या फिर कुछ नहीं थोड़ा डाल देंगे दीवार पे यार परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, परफॉर्मर ऑफ द मंथ, परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, जो भी है. सो बाय सच काइंड ऑफ थिंग्स ना, यू आर काइंड ऑफ हेल्पिंग देम टू अंडरस्टैंड कि भाई उनका काम ऑर्गेनाइजेशन में अप्रिशिएट हो रहा है. योर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर रियली एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब तक वो एम्प्लॉय को ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता, वो काम अच्छे से नहीं करता. सो मोटिवेट करना बहुत जरूरी है. सी, staffing fosters what organizational continuity and the growth and development of the employees दोनों का. Now selection is made sure on the basis of the abilities that employees are showing for the future needs. देखो, किसी को भी तुम अभी अपॉइंट करते हो ना, यू नेवर अपॉइंट देम फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टुडे. आज किसी को तुम अपॉइंट करते हो, उसको तुम ट्रेन वेन करते हो, किसके लिए? फॉर टुमारो, जब तुमको एक्चुअल में नीड आएगी. अभी सब जगह पे क्या बात चालू है? इन द लास्ट 12 years ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, सब लोग का सवाल था किया क्या है? यू नो व्हाट? वो जो 12 साल के एफर्ट्स थे ना, वो लास्ट 4 दिन में समझ में आए लोगों को. इफ यू रियली अंडरस्टैंड ना, जो लास्ट 12 साल के एफर्ट्स थे ना, वो लास्ट 4 दिनों में समझ में आए कि क्या क्या एफर्ट्स हुए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अभी आई डोंट नो तुमको कितना ही मालूम है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैविंग दैट अल्ट्रा लेवल ऑफ डिफेंस सिस्टम इन द नेम ऑफ S-400, जिसने मोर देन 600 ड्रोन्स को डिटेक्ट किया एंड दे बॉट इट डाउन, हैविंग नेक्स्ट टू नो वाला डैमेज टू प्रॉपर्टी या पीपल ऑफ इंडिया. 600 ड्रोन्स ओनली विद द हेल्प ऑफ S-400 का जो रशिया से डिफेंस सिस्टम आया अपने पास, वर्थ $5 billion. आज अपना ही पैसा अपने सेफ्टी के लिए काम आया है, पता है? सैंक्शंस आने वाले थे यूएस वालों से इंडिया और रशिया पे. बोथ द कंट्री से तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले. व्हेन यूएस से सच थिंग्स ना, यूएस के ऊपर ना लाइफ में भरोसा मत करना. वो सबसे नीच आदमी है, सबसे नीच देश है. नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रम्प, यूएस ऑन द होल इज द सेम. यूएस और यूएस वालों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता. फर्स्ट, रशिया का सपोर्ट. सेकेंड जो अपने जो रेडार्स बने, जो अपग्रेड हुए, दैट्स अ कंप्लीट टेक्नोलॉजी फ्रॉम इजराइल. आज पूरे दुनिया में सबसे फर्स्ट कंट्री टू कम इन सपोर्ट ऑफ इंडिया एंड इंडियन अटैक वाज इजराइल. एंड किसी को पता है कि नहीं पता, इजराइल हैज द बेस्ट डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड.
रशिया के पास भी नहीं है जितना सुपर लेवल का वो अपने साथ शेयर करता है वो. ओके ओके. फ्रांस की एक कंपनी है जो बनाती है रफेल जेट्स. वी केम विथ अ $24 billion डील विद देम टू सप्लाई अस व्हाट 10-15 रफेल प्लेन्स विच आर 5th generation सुपरसोनिक प्लेन्स. आज है ना हेडलाइंस बन जाएगा किसी भी कंट्री का रफेल प्लेन को उड़ाना. आज पाकिस्तान वाले क्लेम कर रहे थे हमने इंडिया वालों के 2 रफेल. औकात है तुम्हारा रफेल प्लेन को उतारना? मतलब सोच के तो साले तुम्हारे से पेपर प्लेन नहीं फूटते, रफेल प्लेन उड़ाने लगे. पॉसिबल हुआ? यस और नो? These are very small examples of what has happened in the past 12 years. You know, I'll tell you honestly, guys, ये बंदा है ना इतना futuristic था. He knew such kind of things are going to happen. And वो आज भी, if that person is working, this is not a platform for today. This is a platform for tomorrow. The day he either gives up his prime ministership or he has to retire, he is going to give India not an India of 2027 or 2032. That will be an India of 2050. वो बंदा इतना futuristic है. I don't know how much you know about this, how much you understand about this, but that is a fact. Okay? मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं. इतना क्रूशियल टाइम था, बरोबर है? इतना क्रूशियल टाइम था. बंदा शाम को इधर बॉम्बे में वेव्स फंक्शन का इनॉग्रेशन कर रहा है. 12 o'clock ही रीचेस दिल्ली, जहां पे 144 का जो अपन ने जो उनके ऊपर अटैक किया, ही एग्जीक्यूट्स दैट. भाई इतना बंदा कैसे काम कर सकता है? 6-7 बजे लोगों के साथ हंसी खेल रहा है. अंबानी सब लोग आए हैं यहाँ पे. मुंबई में बीकेसी में वेव्स जो फंक्शन इधर इधर तुम देख रहे हो ना, जो मोर वेरी फ्यूचरिस्टिक, वो इट्स क्या था वेव्स में, ये साउंड टेक्नोलॉजी, वो सबका इसने मुंबई में बहुत बड़ा इवेंट हुआ था. वन ऑफ द वेरी बिग इवेंट्स. शाम को यहाँ पे फॉर द इनॉग्रेशन गोज बैक टू दिल्ली. 12 बजे बैठता है, मीटिंग कैबिनेट के साथ बिठाता है और बोलते हैं चलो आज 144 को अपने को अटैक करने का. ही वॉचेज एवरीथिंग. किसी को अंदाजा भी नहीं है ये तो दिल्ली में क्या, ये तो इधर है, थोड़ी ना कुछ होने वाला है. पाकिस्तान वाले को समझा भी नहीं क्या होने वाला उनके साथ. फ्रॉम हिज फेस नो वन इवन अंडरस्टूड कि आज की रात है होने, मालूम था होने वाला है. नो वन इवन कुड गेस. फर्क है ना. अब मैं ये बोल रहा हूं सेम सिनेरियो, इतना डिफिकल्ट टाइम्स. इसके सामने जो बंदा है राहुल, सोच भी सकते हो कि ये बंदा खड़ा रहेगा? मां कसम बोलता हूं, एक प्लेन अपने पे आएगा खुद का. अपने पे मतलब ऑनेस्टली इट इज इम्पॉसिबल. टारगेट ही बदल जाएंगे अपने. एंड और भी लोग, आई एम नॉट गिविंग कंप्लीट क्रेडिट टू हिम, बट देर आर अदर पीपल ऑल्सो. जैसे परिकर करके, इफ यू नो, ही वॉज द 2018 में जब ये डील हुआ था रशिया के साथ, इट वॉज मिस्टर परिकर हु लेटर ऑन बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. ही वॉज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मनोहर परिकर. अनफॉर्चुनेटली डाइड यंग. अगर वो बंदा आज होता ना, कसम से पाकिस्तान खत्म हो जाता. वो तो मोदी का भी नहीं सुनता, किसी का बाप का नहीं सुनता था. वो सच अ श्रूड पर्सन. खत्म. बट डेस्टिनी इज समथिंग एल्स. ही डाइड वेरी यंग. शॉर्ट टर्म में ना उनको इतनी बीमारियां हो गई ना, ही कुडंट सस्टेन एंड ही हैड टू डाई. आई मीन ही डाइड अनफॉर्चुनेटली. तो क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू दैट पर्सन. वही थे. 2018 वाला जो अटैक जो हुआ था ना, जो किसी को समझा भी नहीं. इधर तो बात चल रही थी कि वी आर गोइंग टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स. उरी के टाइम पे कुछ बोला नहीं था. वी वर ओनली क्राइंग एंड वी वर वेरी सैड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड. बट दैट सैडनेस वो आज भी है. कैरी इट टिल द लास्ट डे ऑफ आवर लाइव्स. और जो बाद में हुआ ना, उसका जो मजा आया था ना भाई साहब, लिटरली एवरीवन रिजॉइस्ड. एंड दिस वाज दिस पर्सन, मनोहर परिकर. एकदम डैशिंग पर्सनालिटी बंदे का. बट बाद में सडनली व्हेन ही रियली गॉट सिक, जो डैशिंग पर्सनालिटी था, उसके बाद ही हैड टू कैरी हिज ओन ऑक्सीजन एंड ही वाज, यू नो, फिक्स्ड एवरीवेयर. दैट सीन वाज वेरी बैड टू सी.
लेटर ऑन वेंट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एज वेल. बंदा था. कंट्रीब्यूशन गाइस, हर एक का कंट्रीब्यूशन है. इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन है ना, खाली एक जन या एक इंसान से नहीं होता, सबके लिए होता है. दैट्स व्हाई स्टाफिंग आज हैविंग द बेस्ट पीपल विथ आवर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. देखा, लीस्ट डैमेज टू आवर कंट्री. भाई एक पूरी मिसाइल अग्नि 2 वाज गोइंग टू हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन दिल्ली, उसको भी इंटरसेप्ट किया अपन ने. उनकी अग्नि 2 इज देयर थर्ड बेस्ट मिसाइल. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इज देयर न्यूक्लियर. फोर्थ, थर्ड, सेकंड में था ना अग्नि 2. आई मीन अग्नि 2 ने, उनका कुछ तो अलग ही नाम था. वो आया था दिल्ली तक, उसको भी अपन ने इंटरसेप्ट किया. आई डोंट नो हाउ मच यू आर रीडिंग अबाउट इट. दिल्ली तक पहुंच गए थे उन लोग. क्यों? जस्ट बिकॉज अपन इस्लामाबाद में जाके अपना एक झंडा लहरा के आए, उनको लगा हम दिल्ली तक पहुंचेंगे. औकात है? कहावत भूल जाते हैं. बातें औकात अनुसार होनी चाहिए, है कि नहीं? नमक स्वाद अनुसार, बातें औकात अनुसार. इधर तक पहुंच गए भूतनी के. वो पता है उनका कितना डैमेज हुआ है ना. यू नो व्हाई डिड दे अग्री टू सीज फायर? उनका जहां पे न्यूक्लियर लॉन्चर है ना, अपन उसके खाली 20 किलोमीटर दूर तक ब्लास्ट किया था. एक और मिसाइल उधर जाती ना, उनका न्यूक्लियर का उधर सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता. प्रॉब्लम अपने को भी होता. इट वुड हैव इंपैक्टेड इंडिया ऑल्सो, बट वी वर रेडी फॉर इट. अपन उतना नजदीक पहुंच गए थे. मालूम पड़ा खुद का ही बॉम्ब खुद के लिए फटा. वो फटा कि नहीं फटा, उनकी फटी. 20 किलोमीटर्स. उनका जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसके घर से 18 किलोमीटर दूर पे अपन ने ब्लास्ट किया था. वो रातों रात बंदा गायब हो गया. ही वेंट डाउन एंड ही वाज इन अ बंकर फॉर 2 नाइट्स. सोचो, उनके प्राइम मिनिस्टर को अपन ने बंकर तक डाल दिया. और उनके सब घर वाले ये सबको रातों रात फ्लाइट लेके दुबई भेज दिया. वो तो उनका मतलब, दुबई वाले ने तो उनको अपना घर जमाई बना के रखा है ना. वापिस कर, 5 रुपए दूंगा. राइट. नेक्स्ट, प्रोवाइड्स. हाँ, जा जा जा. बस बेटा, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन. वही हुआ, हैविंग द राइट पीपल एट द राइट प्लेस, रेम्यूनरेटिंग देम प्रॉपरली. विल नॉट दैट लीड टू सेटिस्फैक्शन एट वर्क? हाँ या ना? देखो, खाली लोगों से काम करवाना और उनको पगार देना ठीक है, दैट इज वन पार्ट. बट हैविंग अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय, मेक श्योर क्या होता है मालूम है? नॉट ओनली वर्क्स, ही वर्क्स टू हिज बेस्ट पोटेंशियल. तो यहाँ पे right people at the right place with the right pay, with other set of things going correctly and smoothly, will bring out the highest level of satisfaction at work for the subordinates, for the employees, and that is what is going to reflect in their work. See, employees are both motivated with financial and non-financial incentives. ऊपर भी मैंने आपको बोला, giving them proper remuneration which not only just boost their morale or provide job satisfaction, but जो प्रोडक्टिविटी वाला पार्ट भी होता है ना, प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होता है. ऑल्सो फैक्टर्स लाइक ट्रेनिंग एंड हैविंग अ फेयर पे एंड हैविंग, I mean, given them job security is also important. अपन पढ़ा था ना स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रिंसिपल में, याद है कि क्या आता है? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग से बढ़ती है. वही है क्या, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपका जो परफॉर्मेंस वो भी एनहांस होता है. राइट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या शांति बनी रहती है? ऐसा नो, सबके बीच में. सबॉर्डिनेट मैनेजर सबॉर्डिनेट, सबके बीच में. ग्रुप टीम, सबके बीच में यू हैव कंप्लीट हार्मनी. यस और नो? राइट. चलो, गिव इट 2 मिनट्स, फटाफट एक बार देख लो फास्ट. बहुत ईजी है गाइस. Quick. क्या हुआ?
12 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, 22 मार्क्स विद ऑप्शन. वापिस बोलो. यस सर. 20 ऑब्जेक्टिव्स है टोटल, 8 चैप्टर है, तो हर चैप्टर में से 2 या 3 तो आएगा ही बाय डिफॉल्ट. थोड़ा इतना लॉजिक, तो मैथ्स में लॉजिक सॉल्व करते हो ना. बरोबर. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने लिया एसपी था. उसको भी लेके जाओ बेचारा. I'll tell you, maths will become easier for you. At least your calculations are concerned. जितना तुम कैलकुलेटर यूज कम करोगे. क्लास में नहीं बोल रहा हूँ, होमवर्क में बात कर रहा हूँ. सेम तुम्हारे अकाउंट्स में. मोर डिपेंडेंसी यू शो ऑन कैलकुलेटर्स और मैथ्स इज सपोज टू यूज ही नहीं करने का. पहले ना खुद से सॉल्व करने का. हाँ, फिर अगर तेरे को चाहिए कि यू वांट सपोर्ट कि मैं सही हूँ या कि नहीं हूँ, वो चेक कर लो खाली. डोंट यूज. पर तेरे को क्यों चाहिए कोई पिन पॉइंट, क्यों, क्या हुआ? कभी भी याद रखना, कोई भी इंसान है ना किसी की इंसल्ट नहीं करता. इट इज जस्ट दैट आई, मैं अगर जेन्युइनली मानता हूँ, अगर मैं तेरे को कुछ बोल रहा हूँ ये कर या मत कर, तो दैट्स नॉट अ पिन पॉइंट. इट्स माई, सॉरी, आई एम नॉट हैप्पी विद वेयर एंड हाउ यू आर गोइंग. ऑफकोर्स आई होल्ड योर हैंड्स. लिसन, अब सिंपल है, अभी तू सो गई, यू आर जेन्युइनली स्लीपिंग. तो आई कुड हैव वांटेड, आई कुड हैव बैश्ड यू, आई कुड हैव, बट मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा नुकसान नहीं है, तेरा नुकसान है. वन, बट फॉर वंस आई विल पिन पॉइंट, नॉट टू मेक यू बैड, फील बैड और समथिंग. सॉरी, I didn't appreciate what happened. That's the way it is. Just to make you understand what, how was the loss. मुझे पता है, शायद नहीं पता रहेगा. आज ऐसे ही था बैच. अरे भाई ओ मत ना प्लीज प्लीज. मतलब पूरा लेक्चर होगा तुमने बकवास कर लिया, मालूम है. थोड़ा तो सीरियस हो जाओ. एक सिंपल है, आज 2 में एसपी का लेक्चर था, तो 2-4 लड़के 2-5 मिनट लेट आए, टाइम पास कर रहे थे ब्रेक के बाद. मैंने लिया ही नहीं. एंड आई विल मेक श्योर दैट आई टीच द मोस्ट डिफिकल्ट कंसेप्ट. शुड अंडरस्टैंड वेयर योर लॉसेस. मैं बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे अगर ऐसा हो रहा है कि इफ आई एम पिन पॉइंटिंग मीन्स वॉट एवर द रीजन, यू नीड टू कोप अप. और आई विल वॉन्ट कि लेक्चर खत्म होकर तू मेरे पास आधा घंटा और समझ, तो बस ना. हाँ मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहती है. हर जन को नहीं पता होगा ना डियर क्या रीजन था. मैं तुम लोग इतने बच्चे नहीं समझने के लिए, मतलब आई अंडरस्टैंड इट दैट वेज कि इतने बच्चे नहीं कि तू अंडरस्टैंड ना करे कि एक छुट्टी मारने से तुम्हारा कितना नुकसान है. ट्रू. तो तुम कुछ नहीं कर सकते. आज 2 लड़कियां केलकर कॉलेज में गई और वापस आई. उन्होंने फ़ोन किया कि आज हम लोग कहा आ जाओ मालूम मालूम पड़ा क्या नेशनल हॉलीडे, कॉलेज ही बंद है. अब तुम सोच, इससे इससे घटिया क्या हो सकता है कि फ़ोन करके बोल रहे हैं क्या आज आ जाओ. बेचारों को ये नहीं मालूम था कि नेशनल हॉलीडे, तो इट्स अ लर्निंग फॉर देम कि आज क्यों छुट्टी है. बट लोगों को नहीं पता आज छुट्टी क्यों है. वेल डन. उनके लिए तो छुट्टियां मैटर करती है ना. एनीवेज डन. फटाफट इसका मीनिंग कॉपी कर लो फास्ट.
बस ओए, लिखने का काम है, क्यों आवाज कर रहे हो?
हो गया? एवरीवन डन? गर्ल्स रिलैक्स. हो गया पीछे? ऑल ऑफ यू डन? चलो, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन. इसका एक्रोनिम लिखना है. एक मिनट रुको 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 रुको. ये ऑर्गेनाइजिंग है, सॉरी, रुको रुको रुको. इसका है ना, मैंने इसका जो एक्रोनिम है ना, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में देता हूँ, उसने मिस हो गया है. आई गिव इट टू यू पक्का टुमारो. ओके, चलो, नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन विच इज अबाउट व्हाट, विच इज अबाउट डायरेक्टिंग. देखो, अभी तक जितना भी फंक्शन तुमने पढ़ा, कहीं पे भी है ना, वी नेवर इनिशिएटेड एनी सेट ऑफ एक्टिविटी और एनी फंक्शन. मतलब जहां पे अपने को कोई भी सेट ऑफ एक्टिविटी करना है, मतलब मैनेजमेंट बीइंग एन ह्यूमन एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन, टू बी परफॉर्म, टू बी एग्जीक्यूटेड, वो कहीं पे भी तो अपने को दिख ही नहीं रहा है ना. क्योंकि अभी तक आपने क्या किया, प्लानिंग में चीजों को प्लान किया, उस बेसिस पे चीजों को ऑर्गेनाइज किया, एंड अकॉर्डिंगली वी अपॉइंटेड पीपल, बट नेवर वॉज एनीथिंग अंडरटेकन. बरोबर है? नाउ सपोजेटली इफ आई एम वांटिंग यू गाइस टू अंडरटेक योर सेट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब मैंने तुमको स्टाफिंग फंक्शन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट करके, रिक्रूट करके, सिलेक्ट विलेक्ट, ट्रेन वेन करके सब हो गया, एंड आई प्लेस्ड यू ऑल्सो फॉर योर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड एक्टिविटीज. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप हियर, कि नाउ आई डायरेक्ट यू according to the organizational goals and I make sure that you accomplish and complete that for me. Yes or no? मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट करना चाहता हूं. डायरेक्ट करना मतलब I'll order you, I'll precisely make sure that you undertake those set of things which I want you to undertake on my behalf. आया ना? Now let me give you some other examples so that you understand the importance of this function. Why is this function also called as a life spark of an enterprise? I'll tell you why. ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्टिंग फंक्शन इज अ लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज. क्यों? बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में जितनी सारी एक्टिविटीज हो रही है, वो उसका जो कोर, उसका जो स्ट्रेंथ, उसका जो बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसका होता है डायरेक्टिंग फंक्शन. एंड ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्टिंग फंक्शन, वी ओनली कम टू अंडरस्टैंड और वी ओनली कम अक्रॉस व्हाट, अ पर्सन अंडरटेकिंग डायरेक्टिंग फंक्शन, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्टर. यहाँ पे वो डायरेक्टिंग फंक्शन कैन बी अंडरटेकन बाय मैनेजर, कैन बी अंडरटेकन बाय सबऑर्डिनेट, आई मीन कैन बी अंडरटेकन बाय सीनियर, कैन बी एन एनीवन. जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को, जब आप अपने बोलते हैं ना वर्कर्स, एम्प्लॉइज, जो भी आपके अंडर काम कर रहे हो, उनको जब आप कोई काम देते हो, उनसे काम करवाते हो, दैट विल क्लियरली रिफ्लेक्ट ऑन हाउ यू आर अंडरटेकिंग योर डायरेक्टिंग फंक्शन. एंड एज आई सेड कि मैं अगर आपको दूसरा कोई एग्जांपल दूं ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन इज. तुमने डायरेक्टिंग फंक्शन कहां पे देखा रहेगा? बेस्ट एग्जांपल, कितने सारे मूवीज, कितने सारे शोज, कितने सारे
ड्रामाज, कितने सारे यू नो सीरीज शोज, ओटीटी वाले भी कितने सारे आपने देखे हैं, यस और नो? बीट आर बॉलीवुड, बीट हॉलीवुड, बीट टॉलीवुड, बीट एनी फॉर्म ऑफ मीडिया या एनी फॉर्म ऑफ ड्रामा और व्हाट एवर इट इज, तुम्हारे पता है दो सेट ऑफ रिएक्शंस होता है. यू हैव टू सेट ऑफ रिएक्शंस टू बी गिवन. कौन सा? एक वो है जहां पे यू आर लाइक क्या मस्त बनाया यार, अरे तूने देखा, बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉमेडी है, तो जो भी है, लाइक यू हैव अ वे टू डिस्क्राइब इट एंड वे टू रिस्पॉन्ड टू दैट. बरोबर है. सेकेंड कैसा रहता है? क्या फालतू है, क्या बेकार बनाया है, जरा भी मजा नहीं आया, टाइम वेस्ट हो गया मेरा. बरोबर है. यहां पे कैसा है? द वेरी इमीडिएट रिएक्शन इज बहुत अच्छा था या बहुत बेकार था. ओके. समटाइम्स इट इज अ बैलेंस, नहीं ठीक था, ओके. एनीवेज जो भी रिएक्शन है, you are indirectly pointing out at the person or the people who were responsible for the creation of that. हाँ या ना? अरे क्या मस्त बनाया यार, बनाया किसने बनाया? ऑब्वियसली यहां पे डायरेक्टर था ना. क्या बेकार बनाया है? कौन था? डायरेक्टर था. यस और नो? जो भी था, एक डायरेक्टर था, मल्टीपल डायरेक्टर्स थे, मल्टीपल लोग एसोसिएटेड थे. दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज डायरेक्शन फंक्शन दिखा ना. यस और नो? यही वो डायरेक्टर होता है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेस इंक्लूडिंग योर ह्यूमन रिसोर्स, जिसको अपन ने स्टाफिंग फंक्शन में देखा, और जो बाकी सारे रिसोर्सेस को अपन ने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में देखा, टू प्लेस इट एट at the place where it is supposed to be, like having the right people along with the right resource. ये सब उसने रेडी करके रखा. yes or no? Once everything is ready, okay, अब जैसे कोई मूवी होती है, मान लो जब सब कुछ रेडी हो जाता है, तो जस्ट बिफोर द शॉट इज बीइंग अंडरटेकन, वो क्या करता है? वो 3 वर्ड्स यूज करता है. तीसरा वर्ड क्या है? नाउ यहां पे जिसका जो रोल है, जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इनिशिएट करना स्टार्ट करेगा. अब एक शॉट है, मूवी का शॉट है, जिसमें एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, एक्ट्रेस है या बाकी सारे एक्टर्स है. एवरीवन इज कलेक्टिवली देयर इन दैट पर्टिकुलर शॉट. अच्छा, खाली उन लोग तो ऑन स्क्रीन है, बट उस चीज को क्रिएट करने के लिए बाकी सारे भी लोग होते हैं. लाइट वाला होता है, लाइटमैन होता है, फिर म्यूजिक वाला होता है, बैकग्राउंड्स वाले होते हैं, सब कुछ होता है. इट्स अ कलेक्शन ऑफ सो मच एफर्ट्स विच आर गोइंग साइमल्टेनियसली. नाउ यहां पे 2 चीजें हो रही है. एक तो उस डायरेक्टर ने सारे के सारे रिसोर्स को एक साथ लेके आया, बरोबर है, एंड उसने सबको अपना अपना रोल दिया, सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया. हाँ या ना? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट दैट पर्सन मेड श्योर कि इन सबके बीच में प्रॉपर क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए. नाउ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर आई एम सेइंग क्या कि मेन तो अपने को 4 फंक्शन पे ही फोकस करना है, जो अलग अलग टाइम पे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग. बिकॉज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग ये तो फर्स्ट स्टेप से ही है. मींस कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं था कि प्लानिंग में नहीं था, कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं था कि जो ऑर्गेनाइजिंग में नहीं था. यहां पे अपने को बहुत अच्छे से क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज वी आर सीइंग, वी आर ऑब्जर्विंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग. बट था तो पहले से ही. एंड कंट्रोलिंग भी अपन ने स्टार्टिंग से ही करके रखा है. क्यों? बिकॉज बात वही है कि कोई भी प्लानिंग हो या एग्जीक्यूशन हो, कहीं पे भी इफ देयर इज अ डिविएशन, वी डोंट वांट द डिविएशन टू अफेक्ट अस. बरोबर है? सो दैट वी कैन करेक्ट इट इमीडिएटली. वो जाने दो. बट यहां पे आके अपने को क्या समझा ये फंक्शन में कि नाउ इट इज द एग्जैक्ट टाइम वेयर एवरीवन पुट्स ऑन देयर रोल और अंडरटेक्स देयर सेट ऑफ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गोल, जो तुमने प्लानिंग में सोचा था. हाँ या ना? यस और नो? आज तुम देखोगे ना, एक मूवी का एक सीन होता है या एक मूवी का एक शॉट होता है, ठीक है, इवन 1 शॉट और 1 फ्रेम, उसमें भी वो डायरेक्टर का ब्यूटी दिखता है, या एक शॉट या एक फ्रेम में उसकी गलती भी हाईलाइट होती है. बरोबर है? ओवरऑल शायद नहीं समझेगा, लेकिन एक शॉट एक सीन में समझेगा. अभी एक रिसेंट में एक बहुत ही बढ़िया वाला एक शो नेटफ्लिक्स पे आया था, बहुत ही बढ़िया वाला था, मस्ट वॉच बाय एवरीवन ऑफ योर एज.
नेम वॉज एडोलेसेंस. कितने जन ने देखा? 1 2 3 4, खाली 4 लोग ने देखा. लाइक इट? लाइक इट? समझा? ट्रॉमा में थी. सच में बता, तूने बिंज किया उसको? उसको बिंज बोलते हैं, बट एनीवेज. एंड मॉर्निंग में यू आर इन ट्रॉमा. अच्छा, चारों में से एक जन को मैं, चारों में से जो हुएवर कैन आंसर, व्हाट वाज दैट वेरी पेक्यूलर पार्ट ऑफ दैट शो? वो छोड़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी. ना बाबा, वो तो लेजेंडरी था. वो दैट वाज लेजेंडरी. 3rd एपिसोड बहुत लेजेंडरी था. मैंने 3rd एपिसोड वापिस एक बार और देखा था. जस्ट वॉन्टेड टू सी द ब्लडी लेवल ऑफ एक्टिंग ऑफ दैट चाइल्ड. तुमको मैं वो जो थेरेपी वाला सेशन था ना, वो उसका डेब्यू सीन था. उसके पहले उस बंदे ने एक्टिंग ही नहीं किया है. सबसे बढ़िया, तुमने, आई डोंट नो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन स्किल्स आगे नहीं था, पता है नहीं पता है? चारों एपिसोड, एक एक शॉट में सीन हुआ है, पता है? 1 घंटे का शॉट, 1 घंटे का एक एपिसोड एक सिंगल शॉट में लिया विदाउट एनी कट. यस. कितना प्रैक्टिस लगा रहेगा उसके पहले? अगर समझो 50 मिनट्स का एपिसोड है, 55 मिनट्स का, 40 मिनट्स का तुम्हारा शूट सही हुआ, लेकिन उसके बाद अगर किसी का मिस्टेक हुआ, पूरा 40 मिनट का तुम रीशॉट करो. बहुत टाइम लगा इसको बनने के लिए. 4 एपिसोड, हर एक एपिसोड एक सिंगल शॉट में विदाउट एनी कट. तुमको लिटरली लगेगा कि यू आर लिविंग दैट. एक एक चीज, मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पे शूट हुआ. अपार्ट फ्रॉम द लास्ट एपिसोड, उसके पहले है ना, कितना मूवमेंट. मतलब स्टार्टिंग में वो पुलिस वाले आते हैं, उसके घर में से वो बच्चे को उठाते, गाड़ी में लेके जाते, पुलिस स्टेशन लेके जाते, पुलिस स्टेशन से उसका पूरा हेल्थ चेकअप, बॉडी चेकअप होता है, सब हुआ है. एंड दैट इन 1 शॉट. क्या लेजेंड लेवल पे उसका शूटिंग हुआ है. एंड स्टोरी पार एक्सेलेंट. मैसेज बोलते हैं ना, मस्ट वॉच फॉर योर जनरेशन एंड ऑल्सो पेरेंट्स. मैन, आई मेड माई मॉम वॉच दैट. देख, पहली बात तो वो था कि वो एक मैं, द रीजन वाई आई वॉच दैट वॉज टू अंडरस्टैंड, भाई एक शॉट में तुम 50 मिनट, 55 मिनट्स का एक एपिसोड कैसे शूट कर सकते हो? 12 मिनट, 15 मिनट के शॉट्स मैंने देखे. टू शूट द होल एपिसोड इन 1 सिंगल शॉट इज नेक्स्ट टू लेजेंड. सब शूट हुआ है, उसका मैंने मेकिंग तक देखा है. तुमको पता है, मालूम है, 2nd एपिसोड होता है, ए भाई, ओ 2nd एपिसोड होता है जहां पे स्कूल का खत्म होता है, वो पूरा खत्म होता है, देन डायरेक्टली वो एक एरियल शॉट लेता है उसके फादर का, जहां पे उसके मेमोरियल पे जाता है. यू नो दैट शॉट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर देम, क्योंकि वो इतना प्लेसमेंट प्रिसाइज चाहिए था कि वो प्लेन प्रॉपर टेक ऑफ करे. प्लेन नहीं था, जो भी था अपना ये ड्रोन था, और वो लाके वही जगह पे उसको लैंड करे ताकि वो सामने उसका एक्सप्रेशन पे आए. वाज द मोस्ट डिफिकल्ट शॉट. ड्रोन से नहीं आता, बिकॉज ड्रोन में तुमको प्लेसमेंट आना चाहिए. और तुम सोचो ना, इट वॉज अ बिगर सीन. एक जगह से वो ड्रोन उठाए, क्या के वो सीन खत्म हुआ है एक जगह पे, कम से कम 25-30 सेकंड वो ड्रोन हवा में रहता है, उसको एक दूसरे जगह पे वो लेके जाना है. वहां पे एक बंदा खड़ा है एक मेमोरियल के सामने, और वो बंदा रो रहा है, अपना एक्सप्रेशन, यू नो, ही इज जस्ट गिविंग आउट हिज एक्सप्रेशन. मतलब वो टाइमिंग कि उधर से निकलना और वो आना और सीधा उसके फेस पे वो चेंज होना और सामने मेमोरियल दिखाना, बहुत लेजेंडरी सीन था वो. नॉट इजी. सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग तो क्या ही रहेगा इसमें, कुछ नहीं एडिट हुआ है. क्या ही एडिट होगा, खाली आई थिंक बैकग्राउंड स्कोर और बैकग्राउंड म्यूजिक सब एडिट होता है. सीन्स में कुछ एडिटिंग नहीं है. और उसमें एक 13 साल का लड़का है, ठीक है, 13 इयर्स का लड़का है, उसने जो एक्टिंग किया है विदाउट हैविंग एक्टिंग का कोई बैकग्राउंड, तुमको लिटरली लगेगा एक नॉर्मल लड़के का एक्चुअल स्टोरी है. और वो बंदा हर उसका मालूम है, ही शोन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फीलिंग्स व्हाट ही हैज
इन एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड हिम. और उसमें थर्ड एपिसोड अगर तुम देखने वाले हो, थर्ड एपिसोड में ना 35 to 37 मिनट्स का एक है ना सीन है जहां पे स्पॉइलर नहीं है बे, जहां पे उसका और उसकी एक बंदी है जो उनके बीच में एक इंटरैक्शन है. वो जो सीन है ना वो उसके पूरे शूटिंग का फर्स्ट शॉट था. वो फर्स्ट शॉट उसका वो था. ठीक है. और उसने जो वो जो पूरा सीन एनैक्ट किया ना, तुम बिलीव ही नहीं करोगे विदाउट ट्रेनिंग वाले एक्टर ने ऐसा सीन किया. वो भी 13 साल का लड़का. 13 years. नहीं एक्चुअली वो 14 साल का है मूवी में, आई मीन सीरीज में 13 साल का है. समझाता है उसका क्या मतलब था मालूम है ना. उसको नहीं पसंद था. क्यों नहीं, उनको कुछ नहीं समझेगा. क्यों वॉज द क्वेश्चन. वो सैंडविच का प्लेसमेंट, स्पेशली वो पिकल वाला, क्यों, वो जरा जाके ना वापस चेक कर और सोच और समझ और बाद में सोच. मेन तो वो बात है. टू यू नो दैट शो हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट. उन लोग के साथ आई डोंट नो, ये जो डायरेक्टर रहेगा स्टोरी वाला रहेगा, उसने उसके साथ कितने सेशंस किए रहेंगे तब जाके इसने स्टोरी को डेवलप किया, भगवान को मालूम. के लिए वो अलग लेवल पे स्टोरी टेलिंग था. एनीवेज द पॉइंट इज, ये होता है डायरेक्टिंग फंक्शन. फॉर एवरी ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ सक्सेस या फेलियर, द क्रेडिट और द बोलते हैं ना बैकलैश ऑलवेज गिवन टू द डायरेक्टिंग फंक्शन. बरोबर है. इंडिया में भी when we again we talk about movies और सीरीज और शोज, आज कितने सारे ऐसे नाम आते हैं जिस नाम के भरोसे पे तुम वो सीरीज और मूवीज या शोज देखते हो. पता है बहुत लोग ऐसे, देर आर मल्टीपल पीपल इन बॉलीवुड और इन अदर एरियाज और अदर बोलते हैं ना लैंग्वेजेस वाले. हॉलीवुड में भी ऐसे. हॉलीवुड के 2 लेजेंडरी लोग हैं. मतलब अगर मूवी मेकिंग इज एन आर्ट, नोलन इज द फादर. क्रिस्टोफर नोलन. खाली इंटरस्टेलर, रिलैक्स, मैं अभी बोल रहा हूं. एंड इवन उसके भी एक स्टेप ऊपर है द ग्रैंडफादर हॉलीवुड में. आई डोंट नो अगर नाम सुना है कि नहीं. इज समवन कॉल्ड एज मिस्टर जेम्स कैमरून. हाँ कौन. टाइटैनिक तो बहुत पुराना होगा बेटा. टाइटैनिक मतलब यही दिखता है ना तेरे को. मां कसम तू कर, मैं पीछे लात मारू तेरे को. और तू ये कर रहा है, बाजू वाले का सोच. जगह ही नहीं है उतना. ये देखो ये अलग चालू हो गई. रिलैक्स. नो डाउट. ओए ओए एवरीवन रिलैक्स. गर्ल्स थैंक यू वेरी मच. बहुत ज्यादा डिस्कशन है बट ये सब चीजें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू नो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड. और कोई मूवी नहीं देखा जेम्स कैमरून का. एवेटार दोनों. एक बार है ना एक काम करना, आज है ना घर पे जाके एवेटार फर्स्ट और सेकंड पार्ट में से कोई देखा. सेकंड तो देखना ही चाहिए था, वे ऑफ लाइफ, आई मीन वे ऑफ वाटर. देखा. दोनों देखा है. फर्स्ट पार्ट तो मूवी तो थिएटर में देखा कि इधर देखा. री रिलीज में देखा था. फर्स्ट
रिलैक्स. क्या बोल रहा है? कौन सा, सेकंड या फर्स्ट? अबे ना, मूवी देख के मजा आया. 3.5 आवर्स का एक अलग ही वर्ल्ड. ये तो तुमने देखा सेकंड, हमने फर्स्ट भी देखा था, फर्स्ट एवेटार आईमैक्स में. ठीक है, अगेन 3D वाला. उसका मैं तुमको ना पूरा हिस्ट्री बताऊंगा क्या है. नॉट टुडे ऑब्वियसली, बट वो जो मूवी मेकिंग में जो मैं बोल रहा हूं ना, द ग्रैंडफादर ऑफ मूवी मेकिंग. क्यों? एक काम तुमको दे रहा हूं, जाने दो, मैं ही करूंगा. नेक्स्ट लेक्चर में आई टेल यू कि वो क्यों जेम्स कैमरून को आई गिव हिम दैट 1 एक्स्ट्रा स्टार अबाउ. नोलन लेजेंड है, उसका तो अलग ही चल रहा है. इसको मैं 1 स्टार क्यों एक्स्ट्रा देता हूं मालूम है? आई टेल यू नेक्स्ट टाइम. ठीक है, उसने एक चीज ऐसी की ना जो कोई सोच ही नहीं सकता. बहुत बड़ा, मतलब देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, आई पक्का टेल यू टुमारो. बट जस्ट रिमाइंड मी. ओके, एंड कल कंटिन्यू करते, डायरेक्टिंग फंक्शन खत्म करते हैं. ठीक है.